Hello students, myself Anand Saini and your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों जैसे चैप्टर चल रहा है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वहाँ से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल चुकी हैं। चैप्टर अब आप जो पढ़ रहे थे चैप्टर में वो अभी आप पढ़ रहे थे आवर्तिता। तो उनमें क्या क्या आवर्तिता है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तत्वों की प्रॉपर्टीज़ के साथ में, आवर्त में और वर्ग में। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। अभी आपने एग्जैक्टली जो लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है आवर्तिता से रिलेटेड, वो आपका एक टॉपिक था परमाणु का आकार, जिसमें आपने परमाणु की त्रिज्या और आण्विक त्रिज्या के बारे में पढ़ा। परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या थे, कैसे घट रहा था, कैसे बढ़ रहा था, आवर्त में वर्ग में परिवर्तन क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, आयनों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक यहाँ पर जानी है। तो आज हमें जो पढ़ना होगा वो कुछ एक स्पेसिफिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज आज हमें डिस्कस करनी है तत्वों की, जिनमें से आपका सबसे पहले आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा टॉपिक, विद्युत ऋणात्मकता। फर्दर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आयनन विभव, और इसके बाद आपका एक और टॉपिक है वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन विभव। तो आज की क्लास में आप डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं आज की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, so let's start discussing about these topics. The first one is the electronegativity. विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, क्या आवर्त में और क्या वर्ग में परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता के लिए बड़ा सिंपल सा जो डेफिनेशन है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपसे कहा जाता है कि किसी तत्व की एक्चुअली विद्युत ऋणात्मकता की बात है कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी किसी एलिमेंट की वो एक ऐसी क्षमता होती है जिससे कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बड़ा बेसिक सा है ये। आप एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी दूसरे के जेब से पैसे निकाल लेने की क्षमता। तो किसी एक तत्व द्वारा किसी दूसरे के तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। बड़ा इजीली आप समझिएगा, किसी एक तत्व द्वारा किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। ये तो आपके समझने के लिए एक सेंटेंस हुआ। कहाँ पर कैसे निकालेगा इलेक्ट्रॉन, कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उसके लिए थोड़ा सा करेक्शन करेंगे स्टेटमेंट में और फिर आप समझिएगा तो आपको परफेक्ट स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा। अभी जो बात कही कि किसी एक तत्व द्वारा किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। बट कंडीशन ये है कि वो जो दोनों तत्व हैं वो जुड़े होने चाहिए सहसंयोजी बंध से। दो आपस में जो तत्व जुड़े हैं सहसंयोजी बंध से, तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है क्या, विद्युत ऋणात्मकता। पॉइंट समझिएगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता। अब कहाँ के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने हैं, तो पॉइंट आपका केवल इतना है कि अगर दो एलिमेंट सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजी बंध है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपका बीच में होना चाहिए, सहसंयोजी बंध है ना। तब देखिए होता क्या है, तब आप ये बात कही जा रही है कि इनमें से कोई एक तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उसकी ये कैपेसिटी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर बी कर रहा है तो बी की साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर ए कर रहा है तो ए की साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये मैं ऐसे दिखाई पड़ता है कि ए, ये जो बीच में आपका इलेक्ट्रॉन युग्म था वो खिसक के पहुंच गया किधर, बी की साइड में, अभी यहाँ पहुंच गया है। तो इससे इस पर आता है पार्शियल माइनस और इस पर आता है पार्शियल प्लस चार्ज। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित हो जाता है, खिसक जाता है, पहुंच जाता है, उसके ऊपर आ जाता है आंशिक धनावेश, और जिसकी तरफ से जाता है उस पर आता है आंशिक धनावेश। ये जो साइन है वो पार्शियल का है, ठीक है, पार्शियल मतलब आंशिक। तो अब आप स्टेटमेंट सुनिएगा, एक्जैक्टली परिभाषा आपकी क्या होगी कि सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए दो तत्वों या दो परमाणुओं में किसी एक परमाणु की वह क्षमता जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करती है वो कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। ओके, तो बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन है आपके लिए। वो डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि यदि दो तत्व सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं तो उनमें से किसी एक तत्व की वह क्षमता जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत ऋणात्मकता। ओके ओके स्टूडेंट, तो समझ गए होंगे आप। तो
डेफिनेशन बड़ा इजीली स्टेटमेंट है भी आपके लिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और उसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, केवल इतना बोलना है कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं के मध्य किसी एक परमाणु की ऐसी क्षमता जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। अगर आप दूसरा सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं, तब आप ऐसे बोलेंगे कि किसी सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं में से किसी एक परमाणु की वह क्षमता जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को, या फिर बोलिए सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है, क्षमता कहलाती है तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता। ठीक बात है। और एक जनरल सा पॉइंट है आपके लिए, तो पॉइंट ऐसा है कि जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में हैलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, हैलोजन तत्वों, ठीक है। तो हैलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे ज्यादा। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, 7 ग्रुप एलिमेंट FCl फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और पूरे 118 तत्व आवर्त में जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो किसकी है, क्लोरीन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, क्लोरीन की होती है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और इधर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटेक्निक वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, क्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद में बढ़ना है अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, फिर हम इसके भी ट्रेंड भी करेंगे, परिवर्तन क्या क्या होते हैं आवर्तन और वर्ग में। चलिए आयनन विभव की बात करते हैं। आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है इसे। तो आयनन विभव क्या होता है, पॉइंट समझिएगा, बड़ा बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है आपका, कि किसी विलग गैसीय परमाणु, कोई गैसीय परमाणु आपके पास में है, गैसीय अवस्था में है, या फिर आप समझिए कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है, देखिए पॉइंट समझिए, लाइक दैट, ऐसे कोई आपका पूरा कक्षक बना हुआ है, पूरा परमाणु है, इनमें से जो लास्ट वाला सेल है ना बेटा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली, तो कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। कैसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो पॉइंट समझो। देखो नाभिक कैसा होता है परमाणु का, धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, ऋणावेश होता है। सबको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनके बीच में तो आकर्षण बल होगा ना, इलेक्ट्रॉन में और नाभिक के बीच में आकर्षण बल है। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑब्वियस है कि आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है नाभिक के साथ में। अब अगर आपको निकालना है, मतलब तोड़ना है, तो वो जो पहले से बॉन्ड है उनके से ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो वही बात है, क्या है परिभाषा, परिभाषा कैसे आती है कि किसी विलग गैसीय परमाणु, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अब एक पॉइंट इसी में और कहते हैं कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं प्रथम आयनन विभव, ठीक है। ऐसे ही जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं द्वितीय आयनन विभव, फिर ऐसे ही आप तृतीय आयनन विभव। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखें, सपोज ये आपके पास में कोई गैसीय परमाणु है, आपने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो जो एनर्जी यूज हो रही है उसे हम लोग बोल रहे हैं I-1। ऐसे ही जो आपका धनायन बन गया है, अब आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी आपको यूज होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी, वो आपका हो जाएगा I-2। अब चार्ज कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और देखिएगा, अभी अब जो एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होगी वो होगी I3, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा ट्रिपल चार्ज, ठीक है। तो गैसीय परमाणु, अच्छा पहले तो समझते हैं गैसीय परमाणु का जो सेंस है वो केवल इतना है कि गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को निकालना थोड़ा सा आसान होता है।
गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल उतना ज्यादा नहीं होता। ये आपने सॉलिड और ठोस द्रव गैस में अंतर आपने पढ़ा है ना, वहां से आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ठोस की अपेक्षा गैसीय अवस्था में निकालना आसान होता है। तब परिभाषा सुनिए, परिभाषा क्या है? परिभाषा है केवल इतनी कि किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है, आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम आयनन विभव कहते हैं, या आयनन विभव बोल सकते हैं, प्रथम आयनन विभव कहते हैं। इसे IE1 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी वो द्वितीय आयनन विभव होगा, IE2 कहते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी वो होगी आपकी तृतीय आयनन विभव कहलाएगा, उसे IE3 से प्रदर्शित करते हैं। और सुनिए, मात्रक क्या होता है? आयनन विभव। तो यूनिट की बात करें तो आप यूनिट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखें एक जो पॉइंट है, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, 11वीं क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, 10th में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप केवल पॉइंट समझ लो। पॉइंट ये है कि जो तृतीय आयनन विभव का मान होगा वो ज्यादा होता है, द्वितीय का कम होता है, प्रथम का सबसे कम होता है। क्या मतलब है? मतलब ये सुनिएगा, आपका जो पॉइंट है वो केवल आप इतना बोलेंगे, तीसरे को भूल जाइए, पहले और दूसरे को देख लीजिए। आपसे कहेंगे कि द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम चाहिए होती है। कंपैरेटिवली ये बात आपसे कही जा रही है। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो ऊर्जा ज्यादा लग रही है, लेकिन जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो ऊर्जा उतनी नहीं लगी थी जितनी की दूसरे में लगी है, ठीक बात है। तो ये आपको एक पॉइंट बताया गया है अलग से। तो ये तो बात हुई आपके आयनन विभव की। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की हैं। एक किया है बात हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। अब हमें जो डिस्कस करना है वो अबाउट इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर जाना आयनन विभव के बारे में, जस्ट ऑपोजिट है। आयनन विभव में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे बाह्यतम कोश से। अब की बार आपका काम होगा कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है। वो जो परमाणु है ना बेटा, कोई भी परमाणु है, अभी हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे ना, अब हमारा काम होगा हम इलेक्ट्रॉन एंटर करें, ठीक है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो आवश्यक या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। पॉइंट इज क्लियर? फिर से सुन ले, आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाएगी, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में आवश्यक या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा कहलाती है क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता। एग्जैक्टली सिमिलर है, मात्रा भी वही है, सब कुछ वही है, बस इसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग इससे E A से, और इसे प्रदर्शित कर रहे हैं I E से, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन है, एक ही जैसे, बस वहां पर प्रवेश करा रहे हैं, यहाँ पर प्रवेश करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, और इससे पहले वाला जो आपने पॉइंट पढ़ा वहां पर आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। चलिए, जब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो इसके बाद हमें कुछ डिस्कस करना है बेटा, वो हमें पढ़ना होता है आवर्तिका। वर्ग में क्या चेंज हो रहा है, आवर्त में क्या चेंज हो रहा है, आवर्त में और वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात कर लेते हैं तत्वों की। अभी जो आपने परिभाषाएं पढ़ी, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, आयनन विभव के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आपके लिए आपकी क्लास के बिहाफ पर आवर्तता वाला जो पॉइंट है उसे पढ़ लेते हैं, जल्दी से डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके, तो आवर्तता का मतलब आवर्त में क्या परिवर्तन हो रहा है तत्वों की इन प्रॉपर्टीज के साथ में, और वर्ग में क्या परिवर्तन हो रहा है इन प्रॉपर्टीज के साथ में। जनरली तो ये था कि एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, उसकी आवर्तता बताते जा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको तीनों टॉपिक पढ़ा दिए और उनकी आवर्तता नहीं बताई। उसका बेसिक रीजन केवल इतना था क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं। इट मीन ये है कि आवर्त में जो परिवर्तन विद्युत ऋणात्मकता के साथ हो रहा है वही परिवर्तन, वैसा ही परिवर्तन
आयनिक विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ भी होता है। जो परिवर्तन होता है वर्ग में तत्वों की विद्युतात्मकता के साथ, वैसा ही परिवर्तन वर्ग में होता है हमेशा आयनिक विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ। तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से ना बता करके साथ में एक बताने का निर्णय किया, जिससे आपको ये सारी चीजें एक बार में देखते ही याद हो जाए। देखिए, आप अगर आवर्त वाला पॉइंट याद कर लेते तो वर्ग वाला याद ही नहीं करना है। रीजन बिहाइंड दैट, आवर्त में जो कुछ होता है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है वर्ग में। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो प्रॉपर्टीज आप ये देखिएगा कि आवर्त में जो चेंज होता है वो हमेशा वर्ग में जस्ट ऑपोजिट रहता है। और मैंने ये बताया इसलिए नहीं, साथ में इसलिए रखा है क्योंकि आप देखिए विद्युतात्मकता आवर्त में बढ़ रही है, आयनिक विभव आवर्त में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बढ़ रहा है, तीनों एक साथ। आपको बस नाम से ही याद हो जाता है कि तीनों प्रॉपर्टी विद्युतात्मकता, आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बढ़ता है। तो वर्ग में क्या हो रहा होगा? घटता है। सिंपल, याद करने की जरूरत ही नहीं, रटने की जरूरत नहीं। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है कि जो चीज आवर्त में हो रही है उसका ऑपोजिट काम होता है वर्ग में, और तीनों एक साथ चेंज होते हैं। किसी एक को याद रख लो, विद्युतात्मकता आवर्त में क्या होती है? बोलेंगे बढ़ती है। तो फिर आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ आयनिक विभव के साथ क्या होगा? वही जो विद्युतात्मकता के साथ होगा, इट मीन बढ़ेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन बनता है। और आवर्त के लिए जो कुछ भी पॉइंट है वो जस्ट ऑपोजिट होता है वर्ग के। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपके सामने लिखा हुआ है, इसे नोट डाउन करिएगा कि प्रॉपर्टी में विद्युतात्मकता आवर्त में बढ़ रही है तो वर्ग में घटेगी। ऐसे ही आयनिक विभव बढ़ रहा है, यहाँ पर ये घटेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बढ़ रहा है तो वर्ग में घटता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा कक्षा 10 की जो क्लास है इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत। और हमने आप लोगों से बोला है कि अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं तो आप उनके लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि सर ये टॉपिक मुझे कम समझ में आया, मैं उसे दोबारा आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, यानी ऊर्जा के स्रोतों के। हमने बहुत अलग अलग प्रकार से प्राप्त ऊर्जा के स्रोतों की बात कर ली। अलग अलग प्रकार से प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं भाई? अलग अलग प्राप्त हमने बताया था कि आपको सबसे पहले तो परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत पता होंगे, फिर आपको उनमें से नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में पता होगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं वो कौन से होते हैं जिनको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिनको केवल एक बार हम उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इनमें हमने छोटा सा डिफरेंस भी बताया था कि नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं उनसे प्राप्त ऊर्जा का मान अनवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा का मान में बहुत अंतर होता है ना। यानी नवीकरणीय में जो ऊर्जा हमको मिलने वाली होती है वो ऊर्जा कम होती है, किसके कंपैरिजन में? अनवीकरणीय स्रोतों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अनवीकरणीय स्रोत जो होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं एक बार ऊर्जा को देने के बाद, जबकि नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं उनसे एक बार ऊर्जा लेने के बाद भी हम दोबारा ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत में एक और प्रकार की ऊर्जा आती है हमारे पास, जिसे हम बात करते हैं महासागर में ऊर्जा। महासागर में भी जो हम महासागर यानी जो समुद्र है हमारे यहाँ जो समुद्र हैं जहाँ पर ये सारी नदियाँ जाकर मिलती हैं, उन समुद्रों से भी हम आज कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उसके पास है उनसे भी हम ऊर्जा को प्राप्त करें। क्या क्या उनके पास है? देखो, सबसे पहले तो बात ये है सामुद्रिक तापीय ऊर्जा। सामुद्रिक तापीय ऊर्जा का मतलब क्या होगा? देखो भाई, समुद्र तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और बहुत गहरा है। बहुत गहरा होने का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है, जल जो है, उसके ऊपर का जो तापमान है वो अलग है और नीचे का जो तापमान है वो अलग है ना। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पानी जम जाता है कई देशों में, लेकिन समुद्र नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? रीज़न यही होता है कि ऊपर के जो पानी का टेम्परेचर होता है और नीचे के जो पानी का टेम्परेचर होता है वो दोनों में बहुत अंतर होता है, इसलिए। ठीक है, तो लगभग कितना अंतर होता है? लगभग एक औसतन अगर लिया जाएगा तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है। यानी जो लेयर ऊपर वाली होती है और जो नीचे तली होती है, इन दोनों के बीच में जो तापमान अंतर होता है वो होता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे हम हाइट में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इसके ताप में परिवर्तन होता जाएगा। तो इस ताप में परिवर्तन के कारण भी हम क्या करते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस का यूज करके अलग अलग उपकरण बना रहे हैं जिनसे ताप में परिवर्तन के कारण भी हम लोग किस प्रकार से बिजली की उत्पत्ति कर सकते हैं, इस पर भी प्रयोग चल रहे हैं।
ठीक है। तो देखो आपकी बुक में भी दिया गया है, तापांतर के कारण उपलब्ध ऊर्जा को सामुद्रिक तापीय ऊर्जा कहते हैं और इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अनुसंधान चल रहा है, यानी प्रयोग इस पर चल रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है समुद्री लहरों की ऊर्जा। समुद्री लहरें कब उठती हैं? जब ऊपर से बहुत तेज हवा चलती है, हवा चलने के बाद लहरें उठती हैं। तो जो लहरें उठती हैं उन लहरों में क्या होती है, अपनी बहुत ज़्यादा वेग होता है, तो वेग के कारण भी जब ये आगे जाएंगी किसी को टक्कर मारेंगी तो उस टक्कर को मारने पर अपनी पूरी ऊर्जा दे देंगी। तो इन लहरों से के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है उन लहरों से का उपयोग करके भी हम क्या करना चाहते हैं, वैद्युत ऊर्जा को बनाना चाहिए। क्योंकि बेसिक जो हमारे पास यूज है आज वो इलेक्ट्रिक का है, तो हम अलग अलग प्रयोग करके ये पता करना चाहते हैं, ये ज्ञात करना चाहते हैं कि किन किन प्रयोगों से हम सस्ते में कम से कम मेहनत करके ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर बात होती है ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय ऊर्जा मतलब जब चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में भी एक प्रकार के ज्वार उत्पन्न होते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है। तो जो ज्वार और भाटा आते हैं उनके बीच भी हमें ये पता चलता है कि जो पानी का लेयर है, तल है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर और नीचे जाता है। तो इस प्रकार से जो भी जल है टरबाइनों की ब्लेड पर गिराया जाएगा, यानी ज्वार भाटा के कारण। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे ज्वारीय ऊर्जा की, है ना। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? जब ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न कब होते हैं? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण में जो चेंजेस आते हैं उनके कारण। ठीक है। तो ज्वार भाटा के बीच में जल की विशाल मात्रा जो होती है वो ऊपर और नीचे गति करने लगती है। ठीक है। जो एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है ना भाई, ऊपर और नीचे गति कर रही है, यानी उसके अंदर एक बहुत अलग टाइप की यांत्रिक ऊर्जा आ गई, यानी स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो अब ये बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के ज्वार के उठते समय जल को बांधों के द्वारा रोका जाता है और जल को ऊंचाई से धीरे से क्या किया जाता है, टरबाइन की ब्लेडों पर गिरा दिया जाता है। ठीक है। यानी देखिए जो हमारे टरबाइन चलते हैं बहुत बड़े बड़े, वो जल के प्रवाह के कारण चलते हैं। तो जब जल ऊंचाई तक उठा तो उस समय उनको वहाँ से क्या किया गया, टरबाइन पे गिरा दिया गया। जब वो टरबाइन पे गिरे तो टरबाइन चलने लगे और उससे क्या कर लिया गया, बिजली उत्पन्न कर ली गई। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे समुद्री लवणीय प्रवणता के कारण ऊर्जा, यानी भिन्न भिन्न समुद्रों के जल के में लवणों की सांद्रता भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। और इस अंतर को लवणीय प्रवणता भी कहते हैं। दो भिन्न समुद्रों का जल जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान पर लवणीय सांद्रता के अंतर का उपयोग करके वैद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मतलब ये हुआ कि देखिए जो बात करते हैं अलग अलग साल्ट होते हैं। अलग अलग साल्ट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर अलग अलग जगह का पानी है तो हम देखते हैं कि पानी में चेंजेस होता है ना। तो चेंजेस क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर उपस्थित लवण अलग अलग होते हैं। अब जहाँ पर ये दोनों, मान लीजिए दो समुद्र एक जगह कहीं पर मिल रहे होंगे, तो जहाँ पर भी मिल रहे होंगे वहाँ पर दोनों समुद्रों के जो लवण होंगे वो अलग अलग होंगे और जब वो आपस में मिलेंगे तो रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने से भी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा का उपयोग करके भी हम क्या कर रहे हैं, Hello students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Students, आवृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं? तो आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? जिनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ढके हुए होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट होता है वो। अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं? जिनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे। और एक चीज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है प्लांट्स में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए होता है, एक मेल एक फीमेल, यानी एक मेल पार्ट चाहिए होता है, एक फीमेल चाहिए होता है। तो प्लांट्स में क्या होगा, फ्लावर जो होता है प्लांट का उसमें वो दोनों भाग प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आवृत बीजी पौधों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लैंगिक जनन में क्या क्या चाहिए होता है। तो विपरीत लिंग के दो क्या चाहिए होते हैं, जनक चाहिए होते हैं, जो क्या बनाएंगे, संतान का, जो संतान को जन्म देते हैं। और विपरीत लिंग का मतलब एक नर होगा एक मादा होगी। और अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होगा कि जो जनक होते हैं उनके जो युग्मक होंगे उनका निर्माण होगा। अब अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है कि जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो जस्ट हाफ रह जाते हैं, लेकिन किसमें, केवल जनक कोशिकाओं में या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो वो क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा, जिनमें से एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक संयोजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, यानी 2n जाइगोट होगा वो, क्योंकि एक n यानी एक आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा उसको, मेल से। आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा,
फीमेल से, तो ये क्या बना देगा, 2n जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, जिससे क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हम लोग को पता है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, कुछ में 4 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें से वो सारे पार्ट होंगे इसमें जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए थे। तो 4 चक्र में पहला चक्र क्या होगा, बाह्यदलपुंज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स, दलपुंज यानी कोरोला, पुमंग यानी एंड्रोशियम, जायांग या एप्लिकेशन यानी गार्नोशियम। तो ये चारों क्या होंगे, पुष्प के पार्ट होते हैं, जिनमें से पहले की बात करें तो क्या होगा, पुष्पाशन पर सबसे बाहर स्थित होता है। इस फ्लावर को देखते जाएंगे, पुष्पाशन पर सबसे बाहर। स्टूडेंट ये होगा इसका पुष्पाशन, और सबसे बाहर से क्या होगा, बाह्यदलपुंज। तो ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, बाहर। ये क्या करता है, जब फ्लावर जो होता है एक कली के फॉर्म में होता है, यानी वो ऐसे शेप में जब होगा तो वो क्या करेंगे, ये ग्रीन कलर के होते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, जब किसी कली को आप देखते हो तो वो बिल्कुल कवर्ड होती है इस ग्रीन कलर की पंखुड़ियों से, उसको क्या बोलते हैं, बाह्यदल। इसका काम क्या होता है, ये जब फ्लावर होता है वो कली के फॉर्म में होता है, यानी बहुत ही कोमल अवस्था में होता है, तो उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। दूसरी चीज क्या होगा, ये हरे रंग का होता है। हरे रंग का होने की वजह से क्या होगा, हरे रंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा थोड़ा सा, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, यानी भोजन का भी निर्माण करेगा। और ये बाह्यदल भी कहलाता है। एक तो इसका नाम बाह्यदलपुंज है, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, बाह्यदल। क्यों, क्योंकि सबसे बाहरी पार्ट ये होता है। पुष्पग्रंथ के बाद पहला जो पार्ट होता है वो बाह्यदल होता है। तो क्या होगा, सबसे बाहरी भाग होगा, बाहर से होता है, इसलिए बाह्यदलपुंज भी इसको बोलते हैं, या बाह्यदल ही बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर सबसे होता है। इसलिए 4 कलर होते हैं, तो पहला यही होगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन कलर का होता है, और क्या होगा, भीतरी चक्र की रक्षा करता है। क्यों, क्योंकि जब पुष्प जो होता है वो जब बड़ के फॉर्म में होता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ये क्या करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट है कि इसको बादल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का दलपुंज। बादल की बात करी, दलपुंज क्या है, दलपुंज को हम लोग बोलते हैं कोरोला। ये क्या है, दूसरा भाग है। पहला भाग क्या था, बादल, ये क्या है, दूसरा भाग, कौन, दलपुंज। दलपुंज ये है। अब ये कैसा है, रंगीन होता है। तो जब हम लोग फ्लावर देखते हैं तो उसके अंदर पंखुड़ियां होती हैं कलरफुल, जो हमें अच्छी लगती हैं। जब हम लोग बोलते हैं ये फ्लावर अच्छा लग रहा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है, तो जो कलर अच्छा लगता है वो क्या है, वहां पे दलपुंज जिसको बोलते हैं। ये क्यों होता है कलरफुल, क्योंकि कीटों को आकर्षित करता है। कीट कहते, जैसे हम लोग को फ्लावर अच्छे लगते हैं वैसे ही उन्हें भी कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं। दूसरी चीज क्या होता है, इनकी जो पंखुड़ियां होती हैं इनमें नेक्टर पाया जाता है। नेक्टर एक प्रकार का रस होता है, जिसको वो लोग क्या करते हैं, शक करते हैं। दूसरी चीज उनका जो कलर होता है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। और क्या होता है, ये भी दल कहलाता है। अब देखना क्या है कि सबसे पहला एक पुष्परंध्र हो गया। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि पुष्परंध्र पे जहाँ पे फ्लावर लगा होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। यानी ये जो फ्लावर लगा होगा उसको क्या बोल रहे हैं, आसन, यानी कोई बेस होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन। और जिस चीज से लगा उसको क्या बोलेंगे, पुष्पवृंत। फिर उसके बाद क्या होगा, पुष्पासन। नेक्स्ट क्या है कि बाहर, जो सबसे बाहरी जगह होगी उसको क्या बोलेंगे, बाहरी हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, बाह्यदल या फिर बाह्यदल पुंज। ये क्या करता है, कली अवस्था में जब फूल होता है तो उसको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा, ग्रीन कलर होने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होगी और भोजन का निर्माण भी करेगा। नेक्स्ट क्या है, दलपुंज। ये क्या होते हैं, फ्लावर के सबसे कलरफुल पार्ट्स होते हैं, जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं दलपुंज। ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है और उनमें जो नेक्टर होता है उसको ये कीट क्या करते हैं, शक कर लेते हैं। जैसे जो मधुमक्खियां होती हैं वो भी यही शक करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया दलपुंज। अब लोग बात करें क्या, ये परागकोश। परागकोश क्या होता है, जो फ्लावर होता है, जैसे अभी मेल फीमेल की बात की जा रही थी, तो फ्लावर होता है उसका मेल पार्ट होता है क्या, परागकोश। यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन ऐसे यहाँ पर भरे हुए होते हैं, इसमें खूब सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। तो ये क्या हो गया, परागकोश हो गया। यहाँ पर क्या पाए जाने लगे, परागकण पाए। अब जब ये कीट होते हैं वो इंसेक्ट को, जब ये दलपुंज पर बैठते हैं तो परागकण जो होते हैं वो उनमें चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो दूसरे प्लांट में जाकर बैठते हैं, फिर वहां पे जाके उसको दूसरे परागकण मिल जाएंगे, वो वहां पर चिपक जाएंगे। तो इससे क्या है, इससे परागण भी होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है, ये पार्ट दिख रहे हो, ये क्या है, फीमेल पार्ट है।
ये है मेल पार्ट और ये क्या है फीमेल पार्ट। तो ये क्या है वर्टिकल यानी सबसे टॉप पार्ट। यहाँ पे ये क्या होता है कैसा होता है थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड पाया जाता है ताकि जो परागकण हो यहाँ पर स्टिकी होता है। तो परागकण क्या होते हैं यहाँ पे चिपक जाते हैं, वो धीरे से यहाँ पर नीचे आते हैं। ये पार्ट क्या कहलाएगा वर्टिका कहलाएगा। ये धीरे से यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आते हैं और कहाँ जाते हैं ये पार्ट देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं ओवरी। तो ओवरी पे आ जाते हैं। ओवरी पे क्या होते हैं एग्स होते हैं। तो परागकण वहां से यहाँ आता है और धीरे धीरे किसी भी ओवम के साथ बाइंड अप कर लेता है, फर्टिलाइज हो जाता है। जैसे लिख रहा है कि बीजांड है। तो यहाँ पर क्या होगा परागकण आएंगे धीरे धीरे किसी भी एक के साथ फर्टिलाइज करेंगे और नया सीड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या थी पुष्प की संरचना जहाँ पर 4 चक्र पाए जा रहे थे। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज तो हम लोगों ने आज पढ़ा गया बाह्य दलपुंज जो पुष्पाशन पर सबसे बाहर होता है। उसके बाद हरे रंग का होता है। नेक्स्ट है भीतरी चक्र की रक्षा करता है, इस पूरे पार्ट की क्या करता है सुरक्षा करता है और बाह्य दल भी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है दलपुंज। दलपुंज क्या है ये जो क्या कर रहा है दूसरा भाग है और कैसा होता है बहुत कलरफुल होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और क्या करेगा कीटों को आकर्षित करता है और ये क्या कहलाता है दल कहलाता है। नेक्स्ट क्या था कि ये जो परागकोश है ये मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो क्या करेगा जिसके अंदर खूब सारे परागकण भरे होते हैं। और ये क्या है वर्टिका, यहाँ पर क्या होता है परागकण आकर चिपक जाते हैं क्योंकि ये कैसा होता है स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। यहाँ से परागकण नीचे आकर कहाँ मिलते हैं बीजांड में किसी भी एक से बाइंड अप कर जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं और एक नए बीज का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं और नया फल प्रदान करता है प्लांट। तो स्टूडेंट दैट ऑल फॉर टुडे। Good morning student. In our last video lecture we completed the chapter active and passive voice. Now in this video lecture we will start narration. That one is last part of your conversion. That narration, first of all we should know what is the meaning of narration. Okay, narration means वर्णन, illustration किसी चीज suppose कभी क्वेश्चन किया था ना नैरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स मीन्स टू से कहानी को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। ठीक है, तो नैरेशन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ब नैरेट एंड नैरेट मीन्स वर्णन करना। सो द स्टूडेंट नैरेशन मीन्स द स्टेटमेंट वर्णन कथन दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन 2 forms. Narration is expressed in 2 forms. Which ones? Direct narration and indirect narration. Direct narration, the statement of the speaker in his own words. वक्ता के कहे गए शब्द उसी के शब्दों में. And how we are going to identify the given statement is direct or indirect? Or your direct narration is always put in inverted comma. The words of the speaker are kept under inverted comma. So the student, the words of the speaker as these words have been spoken are kept under the inverted comma, and this type of sentence is called direct narration. In Hindi प्रत्यक्ष वर्णन, जो बात सामने सामने कही जाती है that one is called direct form of narration. इसको समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी है. Suppose you are going to write down essays, है ना, and long answers, long question answers in your Hindi or English. No, you cited quotations, है ना, quotation of the great man, and you put the quotation, you place the quotation in inverted comma. आप जितने भी quotation ऐड करते हो ऐसे में वो inverted comma में रखते हो. Why you are going to put them inverted comma? Because the words are spoken by the great man, and you are going to place these words as they were spoken by them. जैसा उन्होंने कहा था as it is, आप वो inverted comma में place करते हो, इसीलिए उसको direct कहा जाता है, प्रत्यक्ष वर्णन, है ना. तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि वो इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है. एंड द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, बोलने वाले के शब्द जो हैं
वो इन्वर्टेड फॉर्म में एज इट इज रखते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? Indirect, अप्रत्यक्ष वर्ण, when you are going to explain the words of speaker in your own word, that is called indirect form of narration। ठीक है, मीन्स टू से जो बात स्टेटमेंट में स्पीकर ने अपने शब्दों में कही है वो आप उसका मीनिंग और सेंस चेंज किए बिना अपने वर्ड्स में कहोगे, ना तो उसका टेंस चेंज होगा, ना उसका मीनिंग चेंज होगा, ना उसका सेंस चेंज होगा, केवल आपका फॉर्म चेंज होगा। ओके, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। सो द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स, in your own words। So is it clear? Narration means वर्णन, statement या spoken words, they are expressed in two forms, direct narration and indirect form of narration। Direct narration means the words of the speaker as they have been spoken by the speaker and they are put under the inverted comma। And what is indirect form of narration? The words of the speaker in your own words without changing sense, tense of the speaker। Okay? Now the rules you have to you are going to clear, you are going to make clear how you are going to change direct form of narration into indirect form of narration। आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में क्या है, आपको डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में ट्रांसफर करना है। ठीक, इस ट्रांसफर के लिए देयर आर सम पर्टिकुलर रूल्स व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बिफोर यू। Student, before going to explain these rules related with the direct or indirect form of narration, you have to know the structure of direct or indirect narration। Suppose he said to you, comma, inverted comma, you are a good student, you are a good student। So this is the structure of direct form of narration, this one and this। Here there are two parts of sentence are mentioned at the blackboard। First part, he said to you, before comma and in inverted comma। So the part before comma is called reporting, is called reporting। Okay, and this one is subject, this one is subject of reporting verb and this one is verb and object। So one part that is away, that is kept before inverted comma, ये that is called reporting, उसको हम reporting कहते हैं, and this one is reporting subject, reporting verb and reporting object। And the part that lies in inverted comma, that is called reported speech, reported speech। रिपोर्टिंग मतलब सूचना देने वाला, बात को कहने वाला, उसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ रिपोर्टेड स्पीच, नाउ दिस वन इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। So this one is the structure of your direct form of narration। Here you find two part of the sentence, one that is kept in comma and next one is inverted comma। ये जो आपका रिपोर्टिंग पार्ट है ये आपके रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी हो सकता है। सपोज ये आप ऐसे भी रख सकते हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट, comma, now reporting part, he said to you, he said to you। रिपोर्टिंग आपका
प्रीवियस पार्ट भी हो सकता है, लेटर पार्ट भी हो सकता है और मिडिल पार्ट भी हो सकता है। अगर आपका स्टेटमेंट लंबा है या इसी चीज़ को हम और आगे कहते हैं तो इसका रिपोर्टिंग बीच में भी हो सकता है और एक पार्ट स्टेटमेंट का पहले और एक बाद में भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, this is the basic structure of your direct form of narration, and you have to identify what is reporting verb, and what is reporting object. And this one, reported speech, reported verb, and reported object. Overall is called reported speech. कही गई बात. Now we will discuss rules related with narration. Student, there are 5 common rules. With the help of these 5 rules, we are going to transfer direct form of narration into indirect form of narration. Okay. First of all, we will discuss about the reporting part. In reporting part, as far as subject is concerned, we are not going to change it. इसको reporting के subject में कोई change नहीं होगा. And now second one is reporting verb. Okay, reporting verb that will be changed according to terms and condition, which I am going to tell you. And as far as object is concerned, that will be no change. Object may be here or it may be removed. ऑब्जेक्ट इस जगह हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, केवल आपका सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है. सो in this part, in this reporting part, only one thing is that is very very important, and that one is reporting verb. So the first rule is change of reporting verb. How we are going to change? We will later we will discuss in detail. So अभी आपको अपने माइंड में क्या रखना है? What are the 5 common factors with which we are going to transfer the sentence into indirect form? क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है जिनके हेल्प से हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करें? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. हमें रिपोर्टिंग का वर्ब चेंज करना है. नाउ सेकंड वन इज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, question marks and apostrophe marks. All the punctuation marks will be removed except full stop. Except full stop means to say full stop के अलावा जितने भी मार्क्स होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव कर दिए जाते हैं. केवल एक ही मार्क्स से होता है पंक्चुएशन मार्क्स, एंड दैट वन इज फुल स्टॉप. यू कैन से दैट आफ्टर transferring into indirect form of narration, we get only assertive structure of sentence. There will be no structure of interrogative, no structure of exclamatory or imperative. Only assertive structure will be found after transferring into indirect form of narration. Okay. अब तीसरी चीज क्या करनी है? व्हाट इज थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड इन सेकंड वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स, डिलीटेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. देन दिस वन इज सेकंड थिंग. एंड नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, दैट विल बी चेंज. कैसे चेंज होगा अभी हम रूल्स से बाद में एक एक रूल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो थर्ड चेंज इज रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट. ओके. नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है दैट विल बी चेंज्ड. And finally, the last change, time and distance से related जो words हैं they will be changed, but
they will be changed if you are going to change the tense of the verb. अगर आपका टेंस नहीं चेंज होता है तो आपका टाइम और डिस्टेंस बताने वाले वर्ड्स जो हैं वो भी चेंज नहीं होंगे. तो बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर which we are going to transfer sentence from direct form of narration into indirect form of narration. So student, once again, this is the structure of your direct form of narration, direct narration, and to change from indirect narration, these 5 rules will be followed. Let us discuss all these rules in detail. First of all, you note down all these 5 points in your copy, and then we will discuss the point one by one. First of all, first point is change of reporting verb. Change of reporting verb. Change of reporting verb. Okay. To change reporting verb, we have to check the sentence, which type of sentence is given in reported speech, है ना. जैसे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा में, वो असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये हमें चेक करना होगा. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस we are going to change reporting verb, and according to sentence we are going to place conjunction between reporting and reported, है ना. रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए जो कंजक्शन हमें नीड होगी, दैट विल बी आल्सो डिसाइडेड एट द बेसिस ऑफ सेंटेंस. ओके, जस्ट लाइक इन असर्टिव सेंटेंस. Assertive sentence, we are going to change said, say, said, and will say. Okay. According to assertive sentence, say, said, and will say. In present say or says, we are going to change say into tell or tells. ठीक है, इसको हम tell और tells में बदलेंगे. Said will be changed into told, and will say will change into will tell. But all these changes will depend on the object. If object is given in assertive sentences, then we will change say into tell, says into tells, said into told, and will say into will tell. If object is not given in your reporting part, then say, said, or will say, they will remain same. They will remain same. And one thing I want to tell you, student, that in direct and indirect form of narration, we are going to change 5 types of sentences from direct into indirect, and they are assertive, interrogative, and imperative, exclamatory, and operative. Assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and operative. These types of sentences we will find in reported speech, and we have to change into indirect form of narration one by one. So let us start with assertive sentence. In assertive sentence, what will be the change of reporting verb? In present, say will be changed into tell or tells, said will be changed into told, and will say will change into will tell or will tell. Okay. So, but all these changes depend on the object. अगर आपके assertive sentence में यानी reported speech assertive है और आपके reporting में object दिया है तो ही ये change करेंगे. Okay. Otherwise ये change नहीं करेंगे.
and related with assertive sentence. Second thing is we will use conjunction. We will use conjunction that. We will use conjunction that. So the student, I think that is enough for today. We have introduced the chapter and the basic structure of a direct and indirect form of narration, and other rules means third and fourth rules means rule related with the change of the tense of reported speech, and the rules related with the change of subject of the reported speech, that will be explained in our next video lecture. Till then, have a nice day.